प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक है मैथ्स क्लास 10 का है और चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ये प्रश्नावली है और बोर्ड के एग्ज़ाम में इस प्रश्नावली से 100% आपको परीक्षा हॉल में सवाल मिलने वाला है, अर्थात पेपर में छपने वाला है। ठीक है, हल्के में लेना मत। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। उसका पूरा अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इजी में ना लेवे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन कठिन से कठिन प्रश्न है ना पेपर में आते वो सॉल्व कर देते, हल कर देते, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक होता है जो, और उसको अपन अन्यथा में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, उसको अपन रिवीजन करते नहीं है, ये तो मेरे को आता है ना। और ऐसे ही चले जाते हैं। जब एग्जाम हॉल में पेपर में अपने को सवाल मिलता है ना, तो हम भूल जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है ना। इसलिए हमें जो इजी प्रश्नावली उन पर भी ध्यान देने की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसमें दो आपको समीकरण दे रखी होगी और उसमें से बहुत सारे प्रश्न, बोलो 6 टाइप के प्रश्न बना सकता है, कोई ना कोई 100% पूछेगा वो। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या होता है रैखिक समीकरण, है ना। तो परिभाषा देखते हैं। समीकरणों का ऐसा समूह जिसमें दो चर, कितने चर होंगे, दो चर हो तथा दोनों चरों की घात कितनी हो, एक हो। समझ में, या द्विघात की बात नहीं कर रहा। रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है, एक। तो समीकरणों का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरण दे रखी होगी, समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो, कितने चर हो, वेरिएबल दो हो। ठीक है ना, तथा दोनों चरों की जो घात है वो क्या होगी, एक होगा तभी तो वो रैखिक समीकरण होगा, दो हो गया तो द्विघात समीकरण बन जाती वो। ठीक है, तो किसे कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म, समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात कितनी हो, एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद याद रखना है आपको व्यापक रूप, रैखिक समीकरण के दो व्यापक रूप। तो याद रखना है, मान लो आपके लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली समीकरण रैखिक समीकरण आ गई। दूसरे आप मान लो a2x, ठीक है, b2y और c2 इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखनी है ना, व्यापक रूप याद रखना है, जहाँ पर क्या a1 b1 और c1 तथा a2 b2 और c2 जो समीकरण के क्या है, गुणांक है। मतलब यहाँ पर देखिए, आप पहले समीकरण देखिए, x का गुणांक क्या हो जाएगा, आपका a1 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाए, b1 का गुणांक हो जाएगा, और c1 है वो अचर पद हो जाए। इसी प्रकार से दूसरा जो रैखिक समीकरण है, वहाँ पर x बराबर a2, y बराबर b2 और c2 है वो अचर पद हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद मैंने एक नोट लिखा हुआ है, याद रखना है, एक रैखिक समीकरण का ग्राफ ये रूप है जो एक सरल रेखा होती है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, व्यापक समीकरण भी पूछा जाता है। अब सवाल कैसे आएगा आपके दिमाग में, ये रहेगा, तो आपको दो समीकरण दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, दो समीकरण, और दोनों का रूप जो होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, a1x कोई ने दे रखा होगा, यहाँ पर कोई भी अपन मान सकते हैं। जैसे आप माने कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो इस टाइप से कोई भी आपको दे सकता है ना। तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, अन्यथा अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, मतलब आपका सवाल गलत ही होने वाला है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप याद जरूर रखें। ठीक है ना, यहाँ दो जो रैखिक समीकरण है आपके, उसके अंदर तीन केस बनने वाले हैं। कितने केस बनने वाले हैं, तीन केस है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखें। पहला पॉइंट देखिए, जब आपको दो समीकरण दे रखी होगी, ठीक है ना,
और दो समीकरण के अंदर आपको दो समीकरण में मैंने बता दी कि ए वन का मतलब क्या, एक्स का गुणांक, ठीक है, b1 क्या है, वाई का गुणांक, और c1 क्या है आपका अचर पद। a2 क्या है, जो दूसरे समीकरण दे रखी उसका एक्स का गुणांक है, वाई का गुणांक है, और ठीक है, और c है वो अचर पद होगा। कंप्लीट है। तो अब ध्यान देना, दो समीकरण दे रखी है, उसमें पहला जो केस है आपका वो है a1/a2 सबका निकालना, भागी देना। आप दो समीकरण दे a1 के नीचे a2, b1 के नीचे b2, c1 के नीचे c2, इसी प्रकार सब में करना आपको। क्लियर है। तो जब आप गुणांक निकाल दोगे और a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, अब आपको देखना है, कटता है तो काट देना, उसके बाद नहीं कटा उसके बाद आप देखना। तो यदि पहला केस आ जाए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान तीनों वो अलग अलग आ रहा है, नॉट इक्वल बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या 1/, यहाँ पर 2 आया, या 3/, जैसे 4 आया, है ना, इस टाइप से अगर आ रहा है तो आपके तीनों जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का जो अनुपात है वो तीनों के इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल आ रहा है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 नॉट इक्वल आ रहा है। तो क्या केस बनेगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो फैक्ट है याद रखने हैं आपको, इसमें से ही पूछा जाएगा। दोनों रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या होगी भाई, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। तीनों इक्वल जब नहीं है तो अब दोनों रेखा क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जो मैंने आपको बता दिया इस डायग्राम के माध्यम, इस प्रकार से आपके प्रतिच्छेद करेगी। ओके। उसके बाद जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसका यहाँ जो सेंटर पॉइंट होगा, केवल हल कितने होंगे, हल भी पूछा जाएगा, तो केवल प्रतिच्छेद करेगा, केवल हल कितना होगा आपका, एक ही हल होगा। कंप्लीट है। और तीसरा प्रश्न पूछा जाए कि संगत निकाय कैसी होगी, जो समीकरण उसकी निकाय कैसी होगी, तो याद रखना संगत होगी। कंप्लीट है ना। पहला पॉइंट आपको शायद याद हुआ होगा, वापस बता देता हूँ। जब आपके केस फर्स्ट है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान बराबर न आए तो दोनों रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। कंप्लीट है। और जब प्रतिच्छेद करती है तो उसका हल केवल एक ही होगा। कंप्लीट है ना। और निकाय कैसी होगी, संगत होगी। क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। ठीक है, केस नंबर सेकंड। पहला हमने देखा तीनों बराबर नहीं आए। अब मान लो कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान तीनों बराबर आ जाए, है ना, तो दोनों रेखा क्या होगी, संपाती होगी। क्या होगी, संपाती होगी। संपाती का मतलब क्या, जो बिंदु है ना वो एक ही रेखा के ऊपर आएंगे, है ना। ये जैसे मैंने डायग्राम आपको बता दिया, ये वाला ये रेखा है और इसी पर जो बिंदु है वो इसके ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, रेखा के ऊपर रेखा आ जाएगी। कंप्लीट है। तो बात समझ में आ गई। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर आ जाए तो दोनों रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। और संपाती होकर देख रेखा पर कितने बिंदु, बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। कितने अनंत होंगे, हल अनंत होंगे। और निकाय कैसी होगी, संगत निकाय होगी। कंप्लीट है। बात करते हैं तीसरा केस। ठीक है ना, तीसरे केस की बात कर लेते हैं। पहला हमने देखिए, याद रखिए, पहला मैंने क्या बताया, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल आ जाए तो क्या होगा, सोचिए, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक ही हल होगा और निकाय कैसी होगी, संगत। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, केस में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो दोनों रेखा कैसी होगी, संपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा वो टक लेती है। तब तो एक ही रेखा पर कितने अनंत बिंदु होंगे, तो हल कितने होंगे, अनंत होंगे। और निकाय कैसी होगी, संगत। कंप्लीट याद हो गया। अब तीसरा केस ध्यान से समझना। अब हम दो समीकरण दे रखी होगी, उसमें a1/a2 का अनुपात निकालेंगे, b1/b2 और c1/c2। ये कंडीशन तीसरी है, वो याद रख के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी। दोनों रेखा कैसी होगी, समांतर। कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन c1/c2 जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन
C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से रेखा दोनों समांतर होगी। कंप्लीट है। और जब समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि कटेगी नहीं थी, आगे से बढ़ती रहेगी, तो उसका कोई हल नहीं होगा। और संगत, जब कोई हल नहीं है तो निकाय कैसी होगी, असंगत। शायद समझ में आ गया होगा आपको। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद करके जाए। पूरा जो ये मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट है। जो कंडीशन है वो तीनों याद करके जाना है। वापस बता देते, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होगा, दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक हल होगा और संगत है वो निकाय संगत होगा। A1/B2 B1/B2 C1/C2 दोनों तीनों बराबर आ जाए तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समपाती होगी, हल अनंत होंगे और निकाय कैसी होगी, संगत। A1/A2 बराबर B1/B2 तो आ जाए, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल आ जाए तो दोनों रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा और निकाय कैसी होगी, असंगत। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।